नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए प्रथम वर्ष का जो द्वितीय सेमेस्टर है उसके पाठ्यक्रम में शामिल है जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां। उसी क्रम में आज हम इनकी कहानी करेंगे इंद्रजाल। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें इंद्रजाल की, तो इंद्रजाल ये जयशंकर प्रसाद जी का 5वां कहानी संग्रह है। ये बात आप ध्यान में रखें कि कहानी संग्रह के नाम से प्रकाशन हुआ है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ। कहाँ से हुआ? भारती भंडार इलाहाबाद से हुआ। और इसमें कितनी कहानियां हैं? कुल 14 कहानियों का संकलन इसमें किया गया है। इन्हीं 14 कहानियों में से एक प्रमुख कहानी है इंद्रजाल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कब प्रकाशन हुआ? 1936 में। किस रूप में? कहानी संग्रह के रूप में प्रकाशित है, जिसमें कुल कितनी कहानियां हैं? 14 कहानियां हैं। अब अगर बात करें इंद्रजाल कहानी के प्रमुख पात्रों की, तो यहाँ पर जो प्रमुख पात्र है उसमें सबसे पहले कौन है? बेला है। ये कहानी की नायिका भी है। गोली है जो कहानी का नायक है। मैकू और भूरे इसके पात्र हैं। इसके साथ साथ ठाकुर का भी यहाँ पर कहानी में भूमिका अच्छी खासी है। तो यहाँ पर अगर देखें, बेला, गोली और मैकू तथा भूरे, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। किसके कारण? बेला के कारण। जो मैकू है वो इन सब का मुखिया है। किस जाति से है ये? कंजर जाति के लोग हैं, जिनका काम क्या है? इधर उधर घूमना, लोगों को खेल तमाशे दिखाना, गीत सुनाना या कोई वाद्य यंत्र बजाकर पैसे कमाते हैं ये और अपना जीवन यापन करते हैं। घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ये एक ही जाति के हैं और इन्हीं पर ये पूरी कहानी आधारित है। तो आइए देखते हैं। गांव के बाहर एक छोटे से बंजर में कंजरों का दल पड़ा था। उस परिवार में टट्टू, भैंसे और कुत्तों को मिलाकर 21 प्राणी थे। टट्टू जो घोड़े का छोटा रूप है, भैंसे हैं और कुत्ते हैं। उनका सरदार कौन है? मैकू है। लंबी चौड़ी हड्डियों वाला एक अधेड़ पुरुष था। दया माया उसके पास फटकने नहीं पाती थी, यानी क्रूर स्वभाव का था। उसकी घनी दाढ़ी और मूंछों के भीतर प्रसन्नता की हंसी छिपी ही रहती थी। गांव में भीख मांगने के लिए जब कंजरों की स्त्रियां जाती तो उसके लिए मैकू की आज्ञा थी कि कुछ न मिलने पर अपने बच्चों को निर्दयता से गृहस्थ के द्वार पर जो स्त्री न पटक देगी उसको भयानक दंड मिलेगा। यानी चाहे कुछ भी करे लेकिन भीख मांग कर ही वापिस आना है। उस निर्दय झुंड में गाने वाली एक लड़की थी और एक बांसुरी बजाने वाला युवक। ये दोनों भी गा बजाकर जो पाते वह मैकू के चरणों में लाकर रख देते। फिर भी गोली और बेला की प्रसन्नता की सीमा न थी। बांसुरी बजाने वाला युवक कौन है? गोली है। और गाने वाली लड़की कौन है? बेला है। उन दोनों का नित्य संपर्क ही उनके लिए स्वर्गीय सुख था, अर्थात वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। इन घुमक्कड़ों के दल में ये दोनों विभिन्न रुचि के प्राणी थे। बेला बेड़िन थी। मां के मर जाने पर अपने शराबी और अकर्मण्य पिता के साथ वह कंजरों के हाथ लगी। अपनी माता के गाने बजाने का संस्कार उसकी नस नस में भरा था। वह बचपन से ही अपनी माता का अनुकरण करती हुई अलापती रहती, यानी गाती रहती। शासन की कठोरता के कारण कंजरों का डाका और लड़कियों को चुराने का व्यापार बंद हो चला था। यानी इनका मुख्य काम क्या था? डाका डालना और लड़कियों को चुरा लेना। फिर भी मैकू अवसर से नहीं चूकता, अपने दल की उन्नति में बराबर लगा ही रहता। इस तरह गोली के बाप के मर जाने पर जो एक चतुर नट था, कौन? गोली का जो पिता था, मैकू ने उसकी खेल की पिटारी के साथ गोली पर भी अधिकार जमाया, यानी गोली को भी अपने कब्जे में ले लिया। गोली महुअर तो बजाता ही था, पर बेला के साथ होने पर उसने बांसुरी बजाने में अभ्यास किया। पहले तो उसकी नट विद्या में बेला भी मनोयोग से लगी, किंतु दोनों को भानुमति वाली पिटारी ढोकर 2-4 पैसे कमाना अच्छा न लगता। दोनों को मालूम हुआ कि दर्शक उस खेल से अधिक उसका गाना पसंद करते हैं। दोनों का झुकाव उसी ओर हुआ। पैसा भी मिलने लगा। इन नव आगंतुक बाहरियों की कंजरों के दल में प्रतिष्ठा बढ़ी। यानी ये दोनों ही, बेला और जो गोली है, उसकी कंजरों के दल में प्रतिष्ठा क्यों बढ़ी? क्योंकि वो गा कर अच्छा पैसा कमाने लगे थे। बेला सांवली थी जैसे पावस की
मेघमाला में छिपे हुए आलोक पिंड का प्रकाश निखरने की अदम्य चेष्टा कर रहा हो, वैसे ही उसका यौवन सुगठित शरीर के भीतर उद्वेलित हो रहा था। गोली के स्नेह की मदिरा से उसकी कजरारी आंखें लाली से भरी रहती। वह चलती तो थिरकती हुई, बातें करती तो हंसती हुई, एक मिठास उसके चारों ओर बिखरी रहती। फिर भी गोली से उसका ब्याह नहीं हुआ था, परंतु वो गोली से प्रेम करती है और गोली भी उसके प्रति आसक्त है, लेकिन दोनों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है। गोली जब बांसुरी बजाने लगता तब बेला के साहित्यहीन गीत जैसे प्रेम के माधुर्य की व्याख्या करने लगते। गांव के लोग उसके गीतों के लिए कंजरों को शीघ्र हटाने का उद्योग नहीं करते, यानी उस जाति को वहां से जल्दी हटाने का उद्योग यानी प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबको उसके गीतों से प्रेम था। जहां अपने सदस्यों के कारण कंजरों का वह दल घृणा और भय का पात्र था, वहां गोली और बेला का संगीत आकर्षण के लिए पर्याप्त था। किंतु इसी में एक व्यक्ति का अवांछनीय सहयोग भी आवश्यक था। वह था भूरे। छोटी सी ढोल लेकर उसे भी बेला का साथ करना पड़ता। भूरे सचमुच भूरा भेड़िया था। गोली अधरों से बांसुरी लगाए अर्धनिमीलित आंखों में अंतराल से बेला के मुख को देखता हुआ जब हृदय की फूंक से बांस के टुकड़े को अनुप्राणित कर देता, यानी बांसुरी में जान डाल देता, तब विकट घृणा से ताड़ित होकर भरकर भूरे की भयानक थाप ढोल पर जाती। क्षण भर के लिए जैसे दोनों चौंक उठते। उस दिन ठाकुर के गढ़ में बेला का दल गाने के लिए गया था। पुरस्कार में कपड़े रुपए तो मिले ही थे, बेला को एक अंगूठी भी मिली थी। मैकू उन सबको देखकर प्रसन्न हो रहा था। मैकू कौन है? दल का सरदार है, मुखिया है। इतने में सिरकी के बाहर कुछ हल्ला सुनाई पड़ा। मैकू ने बाहर आकर देखा कि भूरे और गोली में लड़ाई हो रही थी। मैकू के कर्कश स्वर से दोनों भयभीत हो गए। गोली ने कहा, मैं बैठा था, भूरे ने मुझको गालियां दी, फिर भी मैं न बोला। इस पर उसने मुझे पैर से ठोकर लगा दी और यह समझता है कि मेरी बांसुरी के बिना बेला गा ही नहीं सकती। मुझसे कहने लगा कि आज तुम ढोलक बेताल बजा रहे थे। भूरे का कंठ क्रोध से भर्राया हुआ था। भूरे को किस बात का क्रोध है? उसको कहा गया कि तुम बेताल ढोलक बजा रहे थे। मैकू हंस पड़ा। वह जानता था कि गोली युवक होने पर भी सुकुमार और अपने प्रेम की माधुरी में विह्वल, लजीला और निरीह था। अपने को प्रमाणित करने की चेष्टा उसमें नहीं थी। वह आज भी कुछ उग्र हो गया था। इसका कारण है केवल भूरे की प्रतिद्वंदिता, यानी जो गोली है उसका स्वभाव शांत है, लेकिन भूरे की प्रतिद्वंदिता के कारण आज वो क्रोध में आ गया था। बेला भी वहां आ गई थी। उसने घृणा से भूरे की ओर देखकर कहा, तो क्या तुम सचमुच बेताल नहीं बजा रहे थे? मैं बेताल न बजाऊंगा तो दूसरा कौन बजाएगा? अब तो तुमको नए यार न मिले हैं बेला। तुझको मालूम नहीं, तेरा बाप मुझसे तेरा ब्याह ठीक करके मरा है। इसी बात पर मैंने उसे अपना नेपाली का दोगला टट्टू दे दिया था, यानी नेपाली किस्म का जो दोगला टट्टू था, यानी जो खच्चर कह सकते हैं, वो दे दिया था, जिस पर अब भी तू चढ़कर चलती है। भूरे का मुंह क्रोध के झाग से भर गया था। वह और भी कुछ बकता, किंतु मैकू की डांट पड़ी, सब चुप हो गए। उस निर्जन प्रांत में जब अंधकार खुले आकाश के नीचे तारों से खेल रहा था, तब बेला बैठी कुछ गुनगुना रही थी। कंजरों की झोपड़ियों के पास ही पलाश का छोटा सा जंगल था। उनमें बेला के गीत गूंज रहे थे। जैसे कमल के पास मधुकर को जाने से कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह गोली भी कब मानने वाला था। आज उसके निरीह हृदय में संघर्ष के कारण आत्मविश्वास का जन्म हो गया था। अपने प्रेम के लिए, अपने वास्तविक अधिकार के लिए झगड़ने की शक्ति उत्पन्न हो गई थी। उसका छुरा कमर में था, हाथ में बांसुरी थी। बेला की गुनगुनाहट बंद होते ही बांसुरी में गोली उसी तान को दोहराने लगा। दोनों वन विहंगम की तरह उस अंधेरे कानन यानी जंगल में किलकारने लगे। आज प्रेम के आवेश ने आवरण हटा दिया था। वे नाचने लगे। जिस प्रेम को आज तक उन्होंने ढक कर रखा था, आज वो सामने था। आज तारों की क्षीण ज्योति में हृदय से हृदय मिले पूर्ण आवेग में। आज बेला के जीवन में यौवन का और गोली के हृदय में पौरुष का
प्रथम उन्मेष था, यानी नए भाव की जागृति हो गई थी। किंतु भूरा भी वहां आने से नहीं रुका। उसके हाथ में भी भयानक छुरा था। आलिंगन में आवत बेला ने चित्कार किया। गोली छटक कर दूर जा खड़ा हुआ, किंतु घाव ओछा लगा। बाघ की तरह झपटकर गोली ने दूसरा वार किया। भूरे संभाल न सका, फिर तीसरा वार चलाना ही चाहता था कि मैकू ने गोली का हाथ पकड़ लिया। वह नीचे सिर किए खड़ा रहा। मैकू ने कड़क कर कहा, बेला, भूरे से तुझे ब्याह करना ही होगा, यह खेल अच्छा नहीं। उसी क्षण सारी बातें गोली के मस्तक में छाया चित्र सी नाच उठी। उसने छुरा धीरे से गिरा दिया। उसका हाथ छूट गया। जब बेला और मैकू भूरे का हाथ पकड़कर ले चले, तब गोली कहाँ जा रहा है इसका किसी को ध्यान न रहा। कंजर परिवार में बेला भूरे की स्त्री मानी जाने लगी। बेला ने भी सिर झुकाकर इसे स्वीकार कर लिया, परंतु उसे पलाश के जंगल में संध्या के समय जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। उसे जैसे सायंकाल में एक हल्का सा उन्माद हो जाता, नशा छा जाता। भूरे या मैकू भी उसे वहां जाने से रोकने में असमर्थ थे। उसकी दृढ़ता भरी आंखों से घोर विरोध नाचने लगता। बरसात का आरंभ था। गांव की ओर से पुलिस के पास कोई विरोध की सूचना भी नहीं थी। गांव वालों की छुरी, हंसिया और काठ कबाड़ के कितने ही काम बनाकर वे लोग पैसे लेते थे। कुछ अन्न यूं भी मिल जाता। चिड़िया पकड़कर, पक्षियों का तेल बनाकर, जड़ी बूटी की दवा तथा उत्तेजक औषधियों और मदिरा का व्यापार करके कंजरों ने गांव तथा गढ़ के लोगों से सद्भाव भी बना लिया था। सबके ऊपर आकर्षक बांसुरी जब उसके साथ नहीं बजती थी, तब भी बेला के गले में एक ऐसी नई टीस उत्पन्न हो गई थी जिसमें बांसुरी का स्वर सुनाई पड़ता था। बांसुरी अब क्यों नहीं बजती थी? क्योंकि गोली उस दिन के बाद वहां से चला गया था। अंतर में भरे हुए निष्फल प्रेम से युवती का सौंदर्य निखर आता था। उसके कटाक्ष, अलस, गति मदिर और वाणी झंकार से भर गई थी। ठाकुर साहब के गढ़ में उसका गाना पराई हुआ करता था। गढ़ यानी जो एक छोटा किले का रूप है, जो ठाकुरों के रहने की जगह है, वो क्या है? गढ़ है, उनका जो घर है। छींट का घाघरा और चोली, उस पर गोटे से ढकी हुई ओढ़नी सहज ही खिसकती रहती। कहना न होगा कि आधा गांव उसके लिए पागल था। बालक पास से, युवक ठीक ठिकाने से और बूढ़े अपनी मर्यादा, आदर्शवादिता की रक्षा करते हुए दूर से उसकी तान सुनने के लिए, एक झलक देखने के लिए घात लगाए रहते। गढ़ के चौक में जब उसका गाना जमता तो दूसरा काम करते हुए अन्यमनस्कता की आड़ में मनोयोग से और कनखियों से ठाकुर उसे देख लिया करते। मैकू घाघ था, यानी तेज था। उसने ताड़ लिया, जान लिया। उस दिन संगीत बंद होने पर, पुरस्कार मिल जाने पर और भूरे के साथ बेला के गढ़ से बाहर जाने पर भी मैकू वहीं थोड़ी देर तक खड़ा रहा। ठाकुर ने उसे देखकर पूछा, क्या है सरकार, कुछ कहना है क्या? यह छोकरी इस गांव से जाना नहीं चाहती। इधर पुलिस तंग कर रही है। जाना नहीं चाहती? क्यों? ठाकुर ने पूछा। वह तो घूम घाम कर गढ़ में आ जाती है, खाने को मिल जाता है। मैकू आगे की बात चुप होकर कुछ कुछ संकेत भरी मुस्कुराहट से कह देना चाहता था। ठाकुर के मन में हलचल होने लगी। उसे दबाकर प्रतिष्ठा का ध्यान करके ठाकुर ने कहा, तो मैं क्या करूं? सरकार, वह तो सांझ होते ही पलाश के जंगल में अकेली चली जाती है। वहीं बैठी हुई बड़ी रात तक गाया करती है। ठाकुर ने सहमति दी। एक दिन सरकार धमका दें तो हम लोग उसे ले देकर आगे कहीं चले जाएं। अच्छा, ठाकुर ने कहा। मैकू जाल फैलाकर चला गया। 1000 की बोहनी की कल्पना करते वह अपनी सिरकी में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। बेला के सुंदर अंग की मेघमाला, प्रेम राशि की रजत रेखा, रजत यानी चमकीली सफेद रेखा, चांदी जैसी से उद्भासित हो रही थी। उसके हृदय में ये विश्वास जम गया था कि भूरे के साथ घर बसाना गोली के प्रेम के साथ विश्वासघात करना है। उसका वास्तविक पति तो गोली ही है। बेला में यह उच्छृंखल भावना विकट तांडव करने लगी। उसके हृदय में बसंत का विकास था। उमंग में मलयानिल की गति थी, यानी जो पर्वतों से आने वाली ठंडी हवा है। कंठ में वनस्थली की काकली, जैसे जंगलों में कोयल गुनगुनाती है, कूकती है।
आंखों में कुसुमोत्सव था, यानी जैसे फूल खिलने से जो आनंद उत्पन्न होता है, खुशी उत्पन्न होती है, और प्रत्येक आंदोलन में परिमल का उद्गार था, खुशबू थी। उसकी मादकता बरसाती नदी की तरह वेगवती थी। आज उसने अपने जूड़े में जंगली करोंदों के फूलों की माला लपेटकर भरी मस्ती में जंगल की ओर चलने के लिए पैर बढ़ाया तो भूरे ने डांट कर कहा, कहाँ चली? यार के पास, उसने छूटते ही कहा। बेला के सहवास में आने पर उसकी लघुता को जानते हुए महसूस कर भूरे ने कहा, तू खून कराए बिना चैन न लेगी। बेला की आंखों में गोली का और उसके परिवर्धमान प्रेमांकुर का चित्र था, जो उसके हट जाने पर विरह जल से हरा भरा हो उठा था। बेला पलाश के जंगल में अपने बिछड़े हुए प्रियतम के उद्देश्य से 2-4 विरह वेदना के तानों की प्रतिध्वनि छोड़ आने का काल्पनिक सुख नहीं छोड़ सकती थी। उस एकांत संध्या में बरसाती झिल्लियों की झंकार से वायुमंडल गूंज रहा था। बेला अपने परिचित पलाश के नीचे बैठकर गाने लगी, चिन्हत नाही बदल गए नैना। ऐसा मालूम होता था कि सचमुच गोली उस अंधकार में अपरिचित की तरह मुंह फिराकर चला जा रहा है। बेला की मनोवेदना को पहचानने की क्षमता उसने खो दी है। बेला का एकांत में विरह निवेदन उसकी भावप्रवणता को और भी उत्तेजित करता। पलाश का जंगल उसकी कातर कुहुक से गूंज रहा था। सहसा उस निस्तब्धता को भंग करते हुए घोड़े पर सवार ठाकुर साहब वहां आ पहुंचे। अरे बेला, तू यहाँ क्या कर रही है? बेला की स्वर लहरी रुक गई थी। उसने देखा ठाकुर साहब, महत्व का संपूर्ण चित्र कई बार जिसे उसने अपने मन की असंयत कल्पना में दुर्गम शैल श्रृंग समझकर अपने भ्रम पर अपनी हंसी उड़ा चुकी थी, वह सकुच कर खड़ी हो रही बोली नहीं, मन में सोच रही थी। गोली को छोड़कर भूरे के साथ रहना क्या उचित है? और नहीं तो फिर? ठाकुर ने कहा, तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है? कोई जानवर निकल आए तो? बेला खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठाकुर का प्रमाद बढ़ चला था। घोड़े से झुककर उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, चलो तुमको पहुंचा दे। उसका शरीर कांप रहा था और ठाकुर भी आवेश में भर रहे थे। उन्होंने कहा, बेला, मेरे यहाँ चलोगी? भूरे मेरा पति है। बेला के इस कथन में भयानक व्यंग्य था। वह भूरे से छुटकारा पाने के लिए तरस रही थी। उसने धीरे से अपना सिर ठाकुर की जांघ से सटा दिया। एक क्षण के लिए दोनों चुप थे। फिर उसी समय अंधकार में 2 मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, आगमन हुआ। कठोर कंठ से भूरे ने पुकारा, बेला। ठाकुर सावधान हो गए थे। उनका हाथ बगल की तलवार की मूठ पर जा पड़ा। भूरे ने कहा, जंगल में किस लिए तू आती थी? यह मुझे आज मालूम हुआ। चल, तेरा खून पिए बिना न छोड़ूंगा। ठाकुर के अपराध का आरंभ तो उसके मन में ही हो चुका था। उन्होंने अपने को छिपाने का प्रयत्न छोड़ दिया। कड़क कर बोले, खून करने से पहले अपनी बात भी सोच लो। तुम मुझ पर संदेह करते हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं तो अब मैकू आगे आया। उसने कहा, सरकार, बेला अब कंजरों के दल में नहीं रह सकेगी। तो तुम क्या कहना चाहते हो? ठाकुर साहब अपने में आ रहे थे, फिर भी घटना चक्र से विवश थे। कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि घटना ऐसी घट गई थी। और सब चाल किसकी थी? मैकू की। अब ये आपके पास रह सकती है। भूरे इसे लेकर हम लोगों के संग नहीं रह सकता। मैकू पूरा खिलाड़ी था। उसके सामने उस अंधकार में रुपए चमक रहे थे। ठाकुर को अपने अहंकार का आश्रय मिला। थोड़ा सा विवेक जो उस अंधकार में झिलमिला रहा था बुझ गया। उन्होंने कहा, तुम क्या चाहते हो? 1000। चलो मेरे साथ, कहकर बेला का हाथ पकड़ कर ठाकुर ने घोड़े को आगे बढ़ाया। भूरे कुछ भुनभुना रहा था, पर मैकू ने उसे दूसरी ओर भेजकर ठाकुर का संग पकड़ लिया। बेला रिकाब पकड़े चली जा रही थी। दूसरे दिन कंजरों का दल उस गांव से चला गया। ऊपर की घटना को कई साल बीत गए। बेला ठाकुर साहब की एकमात्र प्रेमिका समझी जाती है, जब उसकी प्रतिष्ठा अन्य कुलवधुओं की तरह होने लगी है। नए उपकरणों से उसका घर सजाया गया है। उस्तादों से गाना सीखा है। गढ़ के भीतर ही उसकी छोटी सी साफ सुथरी हवेली है। ठाकुर साहब की उमंग की रातें वहीं कटती हैं। फिर भी ठाकुर कभी कभी प्रत्यक्ष देख पाते कि बेला उनकी नहीं है।
वह ना जाने कैसे एक भ्रम में पड़ गए, बात निभाने की आ पड़ी। ठाकुर को लगता है कि जो कुछ था वो एक भ्रम था, बात थी अपनी जबान को निभाने की, इसीलिए वो बेला को अपने साथ ले आए। एक दिन एक नट आया, उसने अनेक तरह के खेल दिखलाए। उसके साथ उसकी स्त्री थी, वह घूंघट ऊंचा नहीं करती थी। खेल दिखलाकर जब अपनी पिटारी लेकर जाने लगा तो कुछ मनचले लोगों ने पूछा, क्यों जी, तुम्हारी स्त्री कोई खेल नहीं करती क्या? करती तो है सरकार, फिर किसी दिन दिखलाऊंगा, कहकर वह चला गया। किंतु उसकी बांसुरी की धुन बेला के कानों में उन्माद का आह्वान सुना रही थी। पिंजड़े की वन विहंगनी को बसंत की फूली हुई डाली का स्मरण हो आया। वन में विचरण करने वाली अब कहाँ रह रही थी, पिंजरे में रह रही थी, लेकिन अब उसे बसंत में खिली हुई वो डाली फिर से याद आ गई। दूसरे दिन गढ़ में भारी जमघट लगा, गोली का खेल जम रहा था। सब लोग उसके हस्त कौशल में मुग्ध थे। सहसा उसने कहा, सरकार, एक बड़ा भारी दैत्य आकाश में आ गया है, मैं उससे लड़ने जाता हूं, मेरी स्त्री की रक्षा आप लोग कीजिएगा। गोली ने एक डोरी निकालकर उसको ऊपर आकाश की ओर फेंका, वह सीधी तन गई। सबके देखते देखते गोली उसी के सहारे आकाश में चढ़कर अदृश्य हो गया। सब लोग मुग्ध होकर भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी को यह ध्यान ही नहीं रहा कि स्त्री अब कहाँ है। गढ़ के फाटक की ओर सबकी दृष्टि फिर गई। गोली लहू से रंगा चला आ रहा था। उसने आकर ठाकुर को सलाम किया और कहा, सरकार, मैंने उस दैत्य को हरा दिया, अब मुझे इनाम मिलना चाहिए। सब लोग उस पर प्रसन्न होकर पैसे और रुपयों की बौछार करने लगे। उसने झोली भरकर इधर उधर देखा, फिर कहा, सरकार, मेरी स्त्री भी अब मिलनी चाहिए, मैं भी, किंतु यह क्या, वहां तो उसकी स्त्री का पता नहीं। गोली सिर पकड़कर शोक मुद्रा में बैठ गया। जब खोजने पर उसकी स्त्री नहीं मिली तो उसने चिल्लाकर कहा, यह अन्याय इस राज्य में नहीं होना चाहिए। मेरी सुंदरी स्त्री को ठाकुर साहब ने गढ़ के भीतर कहीं छिपा दिया, मेरी योगिनी कह रही है। सब लोग हंसने लगे। लोगों ने समझा यह कोई दूसरा खेल दिखलाने जा रहा है। ठाकुर ने कहा, तो तू अपनी सुंदर स्त्री को मेरे गढ़ में से खोज ला। अंधकार होने लगा था। उसने जैसे घबराकर चारों ओर देखने का अभिनय किया, फिर आंखें मूंदकर सोचने लगा। लोगों ने कहा, खोजता क्यों नहीं, कहाँ है तेरी सुंदर स्त्री? तो जाऊं न सरकार, प्रश्न करता है, किससे? ठाकुर से। हाँ हाँ, जाता क्यों नहीं, ठाकुर ने भी हंसकर कहा। गोली नई हवेली की ओर चला। वह निशंक भीतर चला गया। बेला बैठी हुई तन्मय भाव से बाहर की भीड़ झरोके से देख रही थी। जब उसने गोली को समीप आते देखा तो वह कांप उठी। कोई दासी वहां न थी, सब खेल देखने में लगी थी। गोली ने पोटली फेंककर कहा, बेला, जल्द चलो। बेला के हृदय में तीव्र अनुभूति जाग उठी थी। एक क्षण में वह उस दीन भिखारी की तरह, जो एक मुट्ठी भीख के बदले अपना समस्त संचित आशीर्वाद दे देना चाहता है, वह वरदान देने के लिए प्रस्तुत हो गई। मंत्र मुग्ध की तरह बेला ने उस ओढ़नी का घूंघट बनाया, धीरे धीरे उसके पीछे भीड़ में आ गई। तालियां पिटी, हंसी का ठहाका लगा। वही घूंघट, न खुलने वाला घूंघट सायंकालीन समीर में हिलकर रह जाता था। ठाकुर साहब हंस रहे थे। गोली दोनों हाथों से सलाम कर रहा था। रात हो चली थी। भीड़ के बीच गोली बेला को लिए जब फाटक के बाहर पहुंचा, तब एक लड़के ने आकर कहा, एक्का ठीक है? तीनों सीधे उस पर जाकर बैठ गए। एक्का वेग से चल पड़ा। एक्का यानी तांगा। अभी ठाकुर साहब का दरबार जम रहा था और नट के खेलों की प्रशंसा हो रही थी, लेकिन नट ने अपना इंद्रजाल फैलाया और अपनी बेला को लेकर वो वहां से निकल लाया। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। नट यानी गोली अपनी प्रेमिका बेला को लेकर वहां से चला जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।